क्या केमिस्ट्री लगती है मुश्किल? अब नहीं। वेलकम टू एआई रसायन पाठशाला। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। नमस्कार। हमारे आसपास की हर चीज आखिर बनी किस चीज से है? ये सवाल कभी ना कभी तो दिमाग में आता ही है। इसका जवाब पता है कहाँ छुपा है? ब्रह्मांड की एक अपनी भाषा में। और आज हम उसी भाषा की एबीसी सीखने वाले हैं। वो बेसिक अक्षर जिनसे केमिस्ट्री की पूरी किताब लिखी गई है। और ये बात बिल्कुल सही है। यही सोच आज हमारी गाइड बनने वाली है। देखिए, हम कोई मुश्किल फॉर्मूले रटने नहीं वाले, बिल्कुल नहीं। हम तो केमिस्ट्री को पढ़ना सीखेंगे। और इसकी शुरुआत होगी एकदम बेसिक से, उन अक्षरों से जो इस कमाल की भाषा की जड़ हैं। तो ये रहा आज का हमारा रोड मैप। सबसे पहले समझेंगे केमिस्ट्री की वर्णमाला क्या है। फिर मिलेंगे यूनिवर्स की सबसे छोटी ईंट यानी एटम से। जानेंगे कि उसकी पहचान क्या है, उसका वजन कितना है। इसके बाद देखेंगे कि ये एटम्स आपस में दोस्ती करके मॉलिक्यूल कैसे बनाते हैं। और फिर उस मॉलिक्यूल का टोटल वजन निकालना भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये मज़ेदार सफ़र। तो सबसे पहले केमिस्ट्री की ABC। जरा सोचिए, अगर क ख ग ना हो तो क्या हम कोई शब्द या वाक्य बना सकते हैं? नहीं ना। बस केमिस्ट्री का भी यही हिसाब है। यहाँ पर परमाणु और अणु ही वो क ख ग हैं। इनके बिना आप मैटर की यानी पदार्थ की भाषा समझ ही नहीं सकते। तो चलिए अब मिलते हैं इस वर्णमाला के पहले और सबसे जरूरी अक्षर से, परमाणु, जिसे हम एटम भी कहते हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे ये पूरे यूनिवर्स का एक लेगो ब्लॉक है। सबसे छोटी, सबसे बुनियादी ईंट जिससे सब कुछ, मेरा मतलब है लिटरली सब कुछ बना है। वो हवा जिसमें हम सांस लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं, अरे हम खुद भी तो इसी से बने हैं। तो सवाल ये है कि एटम आखिर है क्या? अगर टेक्निकल भाषा में बोलें तो ये किसी भी एलिमेंट का वो सबसे छोटा हिस्सा है जो किसी केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले सकता है। और इसका स्ट्रक्चर कमाल का है। बीच में एक बहुत ही ठोस, डेंस सेंटर होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारी पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है। और एक मजेदार बात, एटम को ना अकेले रहना पसंद नहीं है। वो हमेशा एक साथी की तलाश में रहता है। चलिए इस नन्हे से यूनिवर्स के थोड़ा और अंदर चलते हैं। इसके सेंटर में यानी न्यूक्लियस में दो तरह के पार्टिकल्स रहते हैं। एक हैं प्रोटॉन, जिन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, और दूसरे हैं न्यूट्रॉन, जो न्यूट्रल होते हैं यानी कोई चार्ज नहीं। और इस सेंटर का चक्कर कौन लगा रहा है? वो हैं नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स, अपने छोटे से सोलर सिस्टम में। ठीक है, तो अब हमें एटम का स्ट्रक्चर तो पता चल गया, लेकिन एक सवाल है, सोने का एटम लोहे के एटम से अलग कैसे होता है? मतलब उसका आईडी कार्ड क्या है और उसका वजन कैसे नापते हैं? चलिए अब इसी पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, किसी भी एलिमेंट की असली पहचान होती है उसके एटॉमिक नंबर से, जिसे हम Z से दिखाते हैं। इससे आप उस एलिमेंट का पर्सनल आधार कार्ड नंबर समझ सकते हैं, जो कभी नहीं बदलता। और ये है क्या? सिंपली उसके न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की गिनती। जैसे कार्बन के न्यूक्लियस में हमेशा, और मेरा मतलब है हमेशा, 6 प्रोटॉन होते हैं, तो उसका एटॉमिक नंबर हुआ 6। अगर एक भी प्रोटॉन बढ़कर 7 हो गया तो वो कार्बन रहेगा ही नहीं, वो नाइट्रोजन बन जाएगा। मतलब सारा खेल प्रोटॉन के नंबर का है। और यहीं पर एक और टर्म आता है जो अक्सर कंफ्यूज करता है, मास नंबर, जिसे हम A से दिखाते हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है, फर्क बहुत सिंपल है। एटॉमिक नंबर यानी Z सिर्फ प्रोटॉन्स का नंबर है और ये एलिमेंट की पहचान है, जबकि मास नंबर यानी A न्यूक्लियस के अंदर की हर चीज का टोटल है। मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये बताता है कि एटम असल में भारी कितना है। तो छोटा सा फॉर्मूला याद रखिए, Z मतलब पहचान, A मतलब वजन। लेकिन एक मिनट, अगर मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़कर आता है तो वो तो हमेशा एक पूरा नंबर होना चाहिए, है ना? मतलब 1, 2, 10, 50। आधा प्रोटॉन या पौना न्यूट्रॉन तो होता नहीं है। तो फिर पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन का वजन 35.5 क्यों लिखा है? 0.5 कहाँ से आ गया? यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, या फिर हम कुछ मिस कर रहे हैं? तो इस पहेली का जवाब छुपा है एटॉमिक वेट के कॉन्सेप्ट में। होता क्या है कि नेचर में एक ही एलिमेंट के कई अलग अलग वर्जन पाए जाते हैं। इन्हें हम आइसोटोप्स कहते हैं और इनका वजन भी अलग अलग होता है। जैसे क्लोरीन को ही ले लीजिए, कुछ क्लोरीन एटम्स का मास नंबर 35 होता है तो कुछ का 37।
अब पीरियोडिक टेबल में जो 35.5 लिखा है वो असल में इन सभी वर्जन्स का एक एवरेज वेट है, इस आधार पर कि नेचर में कौन सा कितना पाया जाता है। बस इसीलिए ये नंबर पॉइंट में आ जाता है। तो मिस्ट्री सॉल्व हो गई। तो अब तक हमने अकेले एटम की कहानी समझी। अब देखते हैं कि जब ये एटम आपस में मिलते हैं तो क्या होता है। याद है मैंने कहा था कि इन्हें अकेला रहना पसंद नहीं है, तो बस ये दोस्त बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, और यहीं से शुरू होती है मॉलिक्यूल यानी अणु की कहानी। ये एक तरह की केमिकल फ्रेंडशिप की कहानी है। तो आखिर ये मॉलिक्यूल है क्या? बहुत आसान है। ये दो या दो से ज्यादा एटम्स का एक स्टेबल ग्रुप है जो केमिकल बॉन्ड्स के जरिए एक दूसरे से मजबूती से जुड़े होते हैं। और एटम और मॉलिक्यूल में सबसे बड़ा फर्क यही है कि मॉलिक्यूल नेचर में अकेले आज़ादी से रह सकता है, वो स्टेबल है, आत्मनिर्भर है। पर सवाल ये है कि ये एटम्स आपस में जुड़ते ही क्यों हैं? जवाब एक शब्द में है, स्टेबिलिटी यानी स्थिरता। ऑक्सीजन का एक अकेला एटम यानी O बहुत अनस्टेबल होता है, बेचैन रहता है। तो वो क्या करता है? वो अपने ही जैसे एक और ऑक्सीजन एटम के साथ जुड़कर O2 मॉलिक्यूल बना लेता है। ये वही ऑक्सीजन गैस है जिसमें हम सांस लेते हैं। और ये दोस्ती सिर्फ एक जैसे एटम्स में ही नहीं होती, अलग अलग एटम्स भी जुड़ते हैं। जैसे दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं पानी का सबसे जरूरी मॉलिक्यूल H2O। बहुत अच्छे। तो अब हम ये समझ गए हैं कि मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं। तो फिर इनका टोटल वजन निकालना तो बच्चों का खेल होना चाहिए। ये सिंपल मैथ्स के अलावा कुछ भी नहीं है। चलिए देखते हैं कैसे। मॉलिक्यूलर वेट या आणविक भार। ये नाम सुनने में जितना सीधा है, काम में भी उतना ही सीधा है। इसका मतलब बस इतना है, एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स हैं उन सबके एटॉमिक वेट को जोड़ दो, बस, और कुछ नहीं। चलो इसे पानी यानी H2O के एग्जाम्पल से समझते हैं। स्टेप 1, पता लगाओ कौन कौन से एटम हैं और कितने हैं। तो H2O में हमारे पास हैं 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ठीक है। स्टेप 2, इन सब का एटॉमिक वेट लिख लो। हाइड्रोजन का करीब करीब 1 होता है और ऑक्सीजन का होता है 16। स्टेप 3 और ये फाइनल स्टेप है, सबको जोड़ दो। हमारे पास 2 हाइड्रोजन है तो 2 × 1 ये हो गया 2। इसमें ऑक्सीजन का 16 जोड़ दिया और टोटल आया 18। हो गया, कितना सिंपल था। पानी का मॉलिक्यूलर वेट है 18। और इसी के साथ हमने केमिस्ट्री की पूरी ABC सीख ली है। हमने सफर शुरू किया था एक अकेले एटम से, उसकी पहचान करना सीखा और फिर ये भी देखा कि कैसे वो दूसरे एटम से जुड़कर एक स्टेबल मॉलिक्यूल बनाता है। यही है वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जिनसे दुनिया की हर चीज बनी है। तो अब जब हमारी वर्णमाला, हमारी ABC एकदम क्लियर है, तो क्या हम अब शब्द और वाक्य बनाने के लिए तैयार हैं? मतलब क्या हम केमिकल इक्वेशंस की दुनिया में कदम रखने को तैयार हैं? क्योंकि इस मजबूत नींव के साथ आगे कोई भी कॉन्सेप्ट कितना भी मुश्किल क्यों ना लगे, वो हमारी समझ से बाहर नहीं होगा।